सो वेलकम एवरीवन। आज हम जून 2019 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे कोर्सेज को एनरोल नहीं किया है अनअकैडमी के ऊपर, पेपर 1 पेपर 2 के लिए मेरे कंप्लीट 2 कोर्स चल रहे हैं, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 के लिए कंप्लीट कोर्स, पेपर 2 के लिए कंप्लीट कोर्स, है ना। इसके अलावा ये सारे कोर्सेज आपको मेरी प्रोफाइल पे मिलेंगे अनअकैडमी पे। इसे आप ज्वाइन कर सकते हो, जाके फॉलो कर सकते हो सर्च करके अनअकैडमी के ऊपर। यहाँ पे सारे मेरे कोर्सेज हैं, न्यू और प्रीवियस सारे कोर्सेज आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप रेफरल कोड यूज कर सकते हो, जो कि है कमलवीर एस। अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो आपको एडिशनल 10 to 25% डिस्काउंट भी मिलता है। ठीक है जी, तो इसे आप यूज कीजिए। और हर एक स्लाइड के ऊपर नीचे की तरफ यहाँ लिखा भी हुआ है ये कोड। इसके अलावा सभी क्लासेस की पीडीएफ और क्विज के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है अनअकैडमी NT_कमलवीर सिंह। इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में अभी शेयर कर दूंगा, क्लिक करके ज्वाइन कीजिए, या फिर आप यहां से सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स द फाउंडर ऑफ मार्क्सिज्म फॉर्मली वाज द सिटीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कार्ल मार्क्स, मार्क्सवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स औपचारिक रूप से निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक थे। वो किस देश के नागरिक थे? जर्मनी के, फ्रांस के, यूनाइटेड किंगडम, नन ऑफ दी अबव। ये क्वेश्चन आप कह लीजिए कि ये क्वेश्चन बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा, क्योंकि वो जर्मनी में भी रहे कुछ टाइम पे, यूके में भी रहे थे, लेकिन आप कह लीजिए कि वो वास्तविक रूप में, है ना, वो प्रशिया के सिटीजन थे कुछ टाइम के लिए, प्रशिया प्रशिया स्टेट के। ठीक है, इसके अलावा वो भी फिर वो छोड़ देते हैं, अलग अलग देशों में चले जाते हैं, तो यानी कि इनमें से किसी देश की सिटीजनशिप उनके पास नहीं थी। अभी ये ऐसा क्वेश्चन आया, देखो हम PYQ इस वजह से नहीं करते कि हमें उन्हें सही करना है। हमें सही नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन सही करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा थोड़ी पूछे जाते हैं, दोबारा नहीं पूछे जाते। बस हमने यहां से ये समझना होता है कि PYQ में पूछा क्या गया है। पूछा क्या गया है कि किसी स्कॉलर की क्या पूछ ली गई है, सिटीजनशिप के बारे में पूछ लिया गया है। तो किसी भी स्कॉलर की अगर सिटीजनशिप के बारे में कोई कंट्रोवर्सी है या ऐसा कुछ है, तो वो सारे आप पढ़ लो, ये कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे एरिस्टोटल एथेंस के रहने वाले थे, मैसेडोनिया के रहने वाले थे, स्टेगिरा के रहने वाले थे। वो आप जब उनकी डेथ हुई कहां पे थे, इस तरीके की चीजें, तो ये आपने ध्यान में रखना है। PYQ करने का बस यही मतलब होता है। बाकी ये आपके गलत हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं सोचना कि गलत हो रहे हैं, बस इसको ना लिखते चले जाओ कि ये भी मुझे ध्यान में रखना है जब नोट्स बनाने हैं। द इमिग्रेटिंग the immigrating ethnic cultural groups which never get opportunity to become citizens under multiculturalism are called as अप्रवासी जातीय सांस्कृतिक समूह। अप्रवासी जातीय सांस्कृतिक समूह ऐसे समूह आप कह लीजिए जो कि क्या है, अप्रवासी है, एक से दूसरे देश में उन्हें जाना पड़ रहा है, जिन्हें बहु संस्कृतिवाद के तहत नागरिक बनने का अवसर कभी नहीं मिलता। हमेशा उन्हें कहते हैं कि आप इस देश के सिटीजन नहीं हो, दूसरे में जाओ, तीसरे में जाओ, चौथे में जाओ। उन्हें क्या कहते हैं? मैटिक्स कहते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कहते हैं, अप्रवासी समूह कहते हैं, अलगाववादी जातीय धार्मिक समूह उन्हें कहा जाता है। मैटिक्स नेशनल माइनॉरिटीज, इमिग्रेंट्स, आइसोलेशनिस्ट, एथनो रिलीजियस ग्रुप्स। अभी आप लोग देखिए, ऐसा इंसान जिसे हर एक देश में घूमना पड़ रहा है, कहीं सिटीजनशिप नहीं मिल रही परमानेंटली, उसे मैटिक कहा जाता है। ये पहला वर्ड आपने याद रखना है, मैटिक इसके लिए सही आंसर है। अभी एग्जामिनेशन में ये भी कभी पूछा जा सकता है कि किस स्कॉलर को मैटिक कहा गया है। तो एरिस्टोटल के लिए टर्म यूज किया जाता था मैटिक। ठीक है, एरिस्टोटल आपको पता है कि रहने वाले स्टेगिरा के थे, लेकिन वो एथेंस में जाके रहना शुरू करते हैं, बाद में अकेडमी भी बनाते हैं। तो एथेंस में क्योंकि एरिस्टोटल एक फॉरेनर थे, तो फॉरेनर के लिए वर्ड यूज किया जाता है मैटिक।
तो एरिस्टोटल को मैटिक कहा जाता था, कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाए, याद रखिएगा। हु ऑथर द बुक साइलेंट स्प्रिंग? आप कह लीजिए इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के ऊपर, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर लिखी गई ये पहली बुक है, 1962 में पब्लिश होती है। ये बुक फ्रैंक थॉर्न ने लिखी है, रेमंड एल ब्रांड ने लिखी है, रेचल कार्सन ने, रॉय रैपट ने। बुक का नाम है साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग का मतलब क्या है कि आप कह लीजिए कि अब आप अगर जो भी एग्रीकल्चरल फील्ड्स में यानी कि खेतों में पेस्टिसाइड्स यूज करते रहोगे, है ना, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते रहोगे, तो एक दिन जो सारी आप कह लीजिए चिड़ियां हैं, बर्ड्स हैं, वो मर जाएंगी इसकी वजह से, और पूरा स्प्रिंग साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट स्प्रिंग, उनकी कोई आवाज आपको सुनने को नहीं मिलेगी। इस तरीके की ये बुक थी। ये लिखी किसने है? 1962 में पब्लिश हुई है। सही आंसर है ऑप्शन 3 और ऑप्शन सी, रेचल कार्सन ने ये बुक लिखी है, 1962 में पब्लिश हुई है। एक और बुक है, बुक का नाम है अ ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड। अ ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड, ये बुक एंटोनियो ग्राम्सी ने लिखी थी, हैना आरेंट ने लिखी थी, हेगल ने, या जॉन रोल्स ने। बुक का नाम है ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड। जिसने भी ये बुक लिखी, आपको छोटा सा हिंट दे दूं, जिसने भी ये बुक लिखी उनका नाम जुड़ा है द मॉडर्न प्रिंस नाम की बुक से। द मॉडर्न प्रिंस नाम की बुक से। तो द मॉडर्न प्रिंस, प्रिजन नोटबुक, कल्चरल हेजेमनी, ये सारे इन्हीं की थ्योरीज हैं। ये है एंटोनियो ग्राम्सी। अभी एक आपके लिए क्वेश्चन है, आपको मुझे लिख के बताना, और इजी क्वेश्चन है। इन तीनों में से, इन तीनों में से एक आइडिया, एक बुक लिखी गई, इनके द्वारा आइडिया दिया गया पेनाल्टी ऑफ इविल का। पेनाल्टी ऑफ इविल का आइडिया इन तीनों में से किसने दिया? पेनाल्टी ऑफ इविल। ये आपको कमेंट करके बताना है, पेनाल्टी ऑफ इविल, या फिर आप ABCD भी लिख सकते हो। सो पेनाल्टी ऑफ इविल का आइडिया है हैना आरेंट का। हैना आरेंट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट वीमेन्स वैल्यूज आर बेस्ड प्राइमरीली ऑन डैश? religious laws, prescribed social roles, biology and prescribed social roles, biology। नारीवादियों का तर्क है कि महिलाओं के मूल्य प्राथमिक रूप से किस पर आधारित होते हैं? धार्मिक कानून, निर्धारित सामाजिक भूमिकाएं, जीव विज्ञान और निर्धारित सामाजिक भूमिकाएं, दोनों चीजें, या जीव विज्ञान। तो कौन सी चीज है जो विमेन को विमेन बनाती है? ये बात है प्रिस्क्राइब्ड सोशल रोल्स, यानी कि समाज वुमेन को वुमेन बनाता है। वीमेन की वैल्यूज को सोसाइटी जो है आप कह लीजिए वो डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है। इसी तरीके की बात की है साइमन डी ब्योर ने। साइमन डी ब्योर ने इसी तरीके की बात किया। उनकी एक बुक भी है द सेकंड सेक्स। द सेकंड सेक्स नाम से बुक भी है साइमन डी ब्योर की। वो इस तरीके की बात लिखती हैं। वो लिखती हैं कि वन इज नॉट बोर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमेन, कि जो वुमेन है वो पैदा नहीं होती बल्कि समाज उसे वुमेन बनाता है। मतलब वुमेन का यहाँ पे मतलब है कि जो उनका नेचर है, सबमिसिव नेचर, इमोशनल, है ना, वो जो उनका नेचर है वो लीड नहीं कर पाती। ये जो चीजें कही जाती है सोसाइटी में, वो सारी चीजें, कि एक जो वुमेन है अगर आप उन्हें जॉब भी दो तो क्या जॉब है, कि टीचर है, नर्स है, इस तरीके की जॉब्स, है ना, वो चीज, वो ही चीज वो लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो बायोलॉजिकली ऐसी है। ये चीज सोसाइटी ने बनाई है, पैट्रियोटिक जो सोसाइटी है उसके द्वारा। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? गांधी बिलीव्स इन डैश। गांधी जी किस चीज में विश्वास करते थे? एंड जस्टिफाइज मीन्स, इस चीज में, मीन जस्टिफाइज एंड्स, neither end justifies means nor means justify end and means both should be justified। गांधी जी क्या मानते थे? अंत मतलब को सही ठहराता है,
अंत का मतलब है कि अगर आपने कोई चीज अचीव कर ली तो तरीका कोई भी था सही है। मतलब अंत को सही ठहराता है, ना तो अंत साधन है साधन को सही ठहराता है, ना ही साधन अंत को सही ठहराता है। अंत और साधन दोनों को उचित ठहराया जाना चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि जो मैकाइवली का आइडिया क्या है। मैकाइवली का आइडिया ये वाला है, एंड जस्टिफाइज मीन्स, यानी कि आपने अपना पर्पस अचीव कर लिया तो मीन्स कुछ भी थे वो जस्टिफाइड है। ये बात की है मैकाइवली ने। अभी आपके लिए इजी हो गया, बाकी तीन में से गांधी जी की बात कौन सी है वो आपको ढूंढनी है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एंड एंड मीन्स बोथ शुड बी जस्टिफाइड। वो कह रहे हैं कि आपका पर्पस भी जस्टिफाइड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने पर्पस बना लिया हो कि मुझे सारी दुनिया में सबसे अमीर इंसान बनना है। वो कह रहे हैं ये कोई पर्पस अच्छा नहीं है, ये भी जस्टिफाइड होना चाहिए, एक अच्छा पर्पस हो, साथ में फिर वो आपके तरीके भी सही हो। सो डी आंसर है। आपको मैच करना है लेट कैपिटलिज्म, deconstructionism, collapse of grand narrative, concept of knowledge and power. मिचेल फूकू, फ्रेडरिक जेमसन, जैक्वेस डेरिडा, लियोटार्ड, जीन फ्रांसिस लियोटार्ड। मेरे ख्याल से आप लोग इसे इजीली मैच कर सकते हो। दो तो यहाँ पे आपको पोस्ट मॉडर्निज्म वाले दिख रहे हैं, बल्कि तीन पोस्ट मॉडर्निज्म वाले हैं। सो यहाँ पे वैसे मैंने ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ाए हैं, है ना। सो डी कंस्ट्रक्शन अगर सबसे पहले देखें हम कि जो डी कंस्ट्रक्शन का आइडिया वो किसके द्वारा दिया गया, जैक्वेस डेरिडा के द्वारा, है ना। ये एक आप कह लीजिए कि मेन है जिससे आप इसे अटैच कर सकते हो, तो बी के लिए 3 एक ही जगह पे है, तो इसीलिए ए बिल्कुल सही हो जाता है, मतलब इसी से आप समझ सकते थे। इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म मीन्स डैश। सो ह्यूमन लाइफ इज नॉट आइसोलेटेड, harmony among individual, society and nation, the essential unity of the man, state is superior than nation। एकीकृत मानववाद का क्या अर्थ है? मानव जीवन अलग नहीं है, व्यक्ति समाज और राष्ट्र के बीच सद्भाव, आदमी की आवश्यक एकता, राज्य राष्ट्र से श्रेष्ठ है। इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म का क्या मतलब है? सो दीनदयाल उपाध्याय के आइडिया है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का, और इसमें जो चीजें सही है वो पहली तीनों चीजें बिल्कुल सही है। ठीक है, ह्यूमन लाइफ इज नॉट आइसोलेटेड, हार्मनी, एसेंशियल यूनिटी, ये डी वाला स्टेटमेंट उनका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है। सो असर्शन है, अकॉर्डिंग टू गांधी पॉलिटिक्स डिवोर्स्ड फ्रॉम रिलीजन इज अ डेथ ट्रैप। रीजन है इसके पीछे, द एंट्री ऑफ रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स इज नेसेसरी बिकॉज विदाउट रिलीजन इट मे टेक कम्युनल कलर। गांधी के अनुसार धर्म से तलाकशुदा राजनीति मौत का जाल है, यानी कि अलग नहीं हो सकते। राजनीति में धर्म का प्रवेश आवश्यक है क्योंकि धर्म के बिना ये सांप्रदायिक रंग ले सकता है। ठीक है जी, सांप्रदायिक रंग ले सकता है। मेरे ख्याल से अब हिंदी इंग्लिश समझे होंगे। ये ऑप्शंस है, इनके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। आप इजीली डायरेक्ट इसमें रिलेशन देख सकते हो, और यहां पे हमेशा आपको लिखना है बिकॉज या फिर क्योंकि। ठीक है, इसे पढ़ लो और साथ में फिर लिखो क्योंकि, और फिर दूसरी स्टेटमेंट पढ़ के देखो तो आपको पता चल जाएगा कि सही है कि गलत है, कि सही में साथ में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है जी, तो सही आंसर क्या है? दोनों सही और बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, हु सेड दैट आर्ट, रिलीजन एंड फिलोसफी डिफर ओनली इन फॉर्म, देयर पर्पस इज द सेम। किसने कहा कि कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न है, उनका उद्देश्य एक ही है? मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा कि जो रिलीजन है वो बेस्ट रिलीजन प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी है, जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन है। आर्ट बेस्ट क्या है? रोमांटिसिज्म। और फिलोसफी क्या?
जो हेगल की फिलॉसफी है उस टाइम की। तो ये बातें किसने की? जॉर्ज लुकास ने, सार्ट्रे, हेगल, एरिक कॉलन राइट। सो ये बातें हेगल ने ही की है। ठीक है, हेगल का ही ये आइडियाज हैं। और हेगल बात करते हैं जब विश्व आत्मा की, वर्ल्ड स्पिरिट की, तो वो ये बातें करते हैं कि यहाँ पे आके वर्ल्ड स्पिरिट की डेस्टिनी ये है, ये तीनों चीजें। और बेस्ट स्टेट किसे उन्होंने माना? प्रशिया को। हेगल के ऊपर पूरा सेशन अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, अनअकैडमी के ऊपर, आप देख सकते हो। द इंग्लिश थिंक दे आर फ्री, द इंग्लिश थिंक दे आर फ्री, they are free only during the election of members of parliament। सो ये किसने कहा? अंग्रेज सोचते हैं कि वो स्वतंत्र हैं, वे केवल संसद सदस्यों को चुनाव के दौरान स्वतंत्र है। मतलब क्या कि आप मानते हो क्या फ्री हो? आप सिर्फ एक दिन के लिए फ्रीडम होती है आपके पास, जिस दिन आप वोट करते हो, बाकी कोई दिन कोई फ्रीडम नहीं आपके पास। मिल ने ये बात कही, टीएच ग्रीन ने, लोक ने, या रूसो ने? ये बात किसके द्वारा कही गई? सही आंसर है, ये बात कही है रूसो ने। ऑप्शन डी सही आंसर है। एक और चीज याद रखना, रूसो ने ये भी कहा है मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। ये भी रूसो ने कहा है। एक और बात आप कह लीजिए रूसो ने कही, और वो ये है रिपब्लिक के बारे में। रिपब्लिक जो कि बुक लिखी गई प्लेटो के द्वारा, रिपब्लिक के बारे में उन्होंने लिखा रिपब्लिक इज द फाइनेस्ट, रिपब्लिक इज द फाइनेस्ट ट्रीटाइज रिटन ऑन एजुकेशन, फाइनेस्ट ट्रीटाइज ऑन एजुकेशन। ये भी आपने याद रखना है। इजी क्वेश्चन, अगन सूता इज द डैश 27 सूता ऑफ द दिग निकाय कलेक्शन, 27 सूता ऑफ द मजिमा निकाय कलेक्शन, 26th सूता ऑफ द संयुक्ता निकाय कलेक्शन, 27 सूता ऑफ अग्नुतरा निकाय। ठीक है, अनगुतरा। तो कौन सी कलेक्शन का ये 26th या 27 सूता है? इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या है? सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, 27 सूता है दिग निकाय कलेक्शन का। ये तो दिग निकाय कलेक्शन का 27 सूता है, ऑप्शन ए इसके लिए सही आंसर है। और ये लिखा किसने है? ये लिखा है महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध के इसमें आइडियाज हैं। Who said that political work is the life blood of all economic work? किसने कहा कि राजनैतिक कार्य सभी आर्थिक कार्यों का जीवन रखते हैं? जॉन रोल्स, माओ जेडोंग, कार्ल मार्क्स, फ्रांस फैनन। देखो जिसने ये बात कही है उनसे जुड़ी है बातें। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कल्चरल रेवोल्यूशन, लॉन्ग मार्च, कॉन्ट्राडिक्शन, प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्शन, प्रिंसिपल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, एंटागोनिस्टिक कॉन्ट्राडिक्शन, नॉन एंटागोनिस्टिक कॉन्ट्राडिक्शन, ऑन डेमोक्रेसी, है ना? ये सारी चीजें इनसे जुड़ी हैं। ये कौन है? तो ये है माओ जेडोंग, माओ जेडोंग। So which of the following writings were associated with Muhammad Iqbal? Tarane Hind, The Reconstruction of Religious Thought in India, Historical Role of Islam, The Bange Tara। और ये ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन कौन सी इन्होंने लिखी है। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने, अलामा कहा जाता है इनके नाम के साथ जोड़ के टाइटल, अलामा मोहम्मद इकबाल ने इंडिया के ऊपर एक बहुत अच्छा गाना लिखा था हिंदुस्तान के ऊपर। वो क्या है? आप लोग अगर बता पाओ तो मुझे लिख के बताना कमेंट बॉक्स में। सो सही आंसर है सी, मतलब ए बी और डी सही है। और ये जो सी बुक है हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम, ये रॉय ने लिखी है, एम.एन. रॉय ने। 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर आर नॉट रिलेटेड विद तिलक? बाल गंगाधर तिलक से कौन से दो न्यूज़पेपर या मैगजीन्स नहीं जुड़ी? केसरी, मराठा, सुधारक, हरिजन। हिंदी में भी सेम ही नाम है, इनसे नहीं जुड़ी। ये तो आपको पता है कि किसने लिखी है ना? जी से नाम है।
सो केसरी और मराठा लिखी है इन्होंने, बाकी दो इनके द्वारा नहीं लिखी गई है ना।